हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिक्स ऑनलाइन सेशन में। आज के सेशन में हम मूल अधिकारों को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स की एक बेसिक लिस्ट को डिस्कस किया था जो कि हमारे संविधान में दी गई है। 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे। 44th अमेंडमेंट 1978 से हमने एक मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया, जो कि पहले आर्टिकल नंबर 19 और 31 का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब वो आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए पार्ट नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब वो एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये चीजें, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हमने देखा था। इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स के विचारों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई। एक सेकंड होल्ड करना है। जस्ट अ मिनट। चलिए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सबसे पहले ब्रिटेन की बात की, फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात की, फ्रांस की बात की, यूएसए की बात की, यूनाइटेड नेशंस की बात की। जो यूनाइटेड नेशन की डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 में बनी थी जो, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर है। 1215 और 1948 ये चीजें आपको याद रखनी है। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1215 वाली है, याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1215 वाली जो डेक्लेरेशन, वो जो बात है, उदय जो जहां से हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हमने देखा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं। नेहरू रिपोर्ट में किसकी बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था। सप्रू समिति ने भी फंडामेंटल राइट्स की बात की। 1947 का संविधान सभा की मौलिक अधिकारों पर और अल्पसंख्यक अधिकारों पर परामर्श समिति का गठन किया था, जिसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेवी कृपलानी। और फिर भारतीय संविधान जब फाइनली बना तो 12 से लेकर 35 पार्ट नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हमने देख लिया। आर्टिकल नंबर 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, राइट अगेन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। इसके अलावा इस लिस्ट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद इन राइट्स को जब हम एक एक करके डिस्कस करें, उससे पहले एक बार आपको क्या देखना है, लिस्ट एक सेकेंड, इससे पहले आपको क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक या फिर मूल अधिकारों, मूल अधिकारों की विशेषताएं, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, दोनों में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मूव इट एज अ हेडिंग, ओके, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं में सबसे पहले यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि बात करें तो मूल अधिकारों की विशेषता, देखो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या करना है, कलर चेंज नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड। सबसे पहले की यदि हम बात करें तो ये अधिकार क्या है, जो फंडामेंटल राइट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दैट मीन्स
दैट मीन्स अभी समझेंगे इसको। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी imposed on फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये पूर्ण नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होते तो इसका मतलब क्या होता कि आपका मतलब एक फंडामेंटल राइट मतलब राइट टू स्पीच। एग्जाम्पल समझो, एक क्या है हमारे पास राइट टू स्पीच है, ठीक है, बोलने का और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यदि ये राइट एब्सोल्यूट होता, पूर्ण होता, निरंकुश होता, इसका मतलब क्या होता कि आप जो भी चाहे बोलो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। चाहे आप किसी की बुराई कर रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ अपशब्द कह रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपके पास क्या है? राइट टू स्पीच है। चाहे आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसकी गरिमा को डाउन कर रहे हो, उसकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपसे नहीं बोलेगा कोई क्योंकि आपके पास क्या है? राइट टू स्पीच है। क्या ऐसा होता है? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग, ये क्या है, जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होते तो हमें पूर्ण अधिकार होता कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? क्वालिफाइड है, रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, सीमित है। ये पूर्ण नहीं है बल्कि क्या है? ये पूर्ण नहीं है। अब आप इसकी हिंदी बना सकते हो, ये पूर्ण नहीं है बल्कि क्या है? सीमित है। मतलब सीमित है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इन पर? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध। क्या बोलते हैं? इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन पे क्या लगाया जा सकता है? युक्ति युक्त प्रतिबंधों को लगाया जा सकता है। राइट टू स्पीच पर आपके क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोलोगे जिससे कि हमारे फॉरेन स्टेट से रिलेशन खराब हो जाए। आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोलोगे कि कोर्ट का क्या हो जाए? कंटेम्प्ट हो जाए। मतलब कि कोर्ट की इज्जत से, कोर्ट के लिए इज्जत से आपको बात करनी है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है। आपको फॉरेन अफेयर से रिलेशन खराब हो, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी। आपको दूसरे व्यक्ति की गरिमा का हनन हो या फिर नैतिकता से परे होकर कोई बात नहीं बोलनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करते हुए आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हो। ये पूर्ण नहीं है, सीमित अधिकार है। और हर अधिकार सीमित है। ऐसे ही सारे अधिकार, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, चाहे वो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, सब पे किसी ना किसी तरीके की प्रतिबंध या फिर किसी ना किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है? सम आर, some of them are available only to citizens, while others are available to both citizens and नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स भी बोल सकते हो और फॉरेनर्स भी बोल सकते हो। नॉन सिटीजन्स और, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स और अदर्स आर अवेलेबल सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। कुछ तो इनमें से किसको उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। और इनमें से क्या है? कुछ किसको उपलब्ध है? अच्छा भाई, ये तो दिक्कत हो गई। एक मिनट रुको, क्या कर सकते हैं, इसे ही इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करूं, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है।
अब अपने आप लिख लेना मूल अधिकारों की विशेषताएं। अब देखो, कुछ इनमें से अवेलेबल है किसको, केवल सिटीजन्स को, कुछ अवेलेबल है सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स को। सिटीजन्स को कौन से अवेलेबल है, सिटीजन्स इनको हम क्या बोलते हैं, नागरिक। किसको अवेलेबल है, नागरिकों को। और कुछ अवेलेबल है गैर नागरिकों को। ठीक है। अब देखो, सिटीजन्स को अवेलेबल होने वाले फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, इनको बहुत अच्छे से रट के रखना है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये क्या है, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ओनली टू सिटीजन्स, याद रखना है ये फंडामेंटल राइट्स। अब इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर यदि आप पूछोगे कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो जब हम क्या डिस्कस करेंगे, वो जब हम डिस्कस करेंगे एक एक फंडामेंटल राइट, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अभी के लिए आप याद रखो कि केवल सिटीजन्स को 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, इस तरीके से आपको याद रखना है कि सिटीजन्स को अवेलेबल है। बाकी सारे देखो, नागरिक बहुत कम व्यक्तियों को नागरिक माना जाता है, बाकी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फॉरेन से आके यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिटीजन्स बोलते हैं, जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई लेकिन यहाँ के निवासी जरूर है, रेजिडेंस जरूर है, रेजिडेंट जरूर है, रहते जरूर है भारत में, लेकिन भारत के नागरिक नहीं है। कहीं कोई कहीं कनाडा का सिटीजन है, कोई कहीं का सिटीजन है, लेकिन रह यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, तो उनको कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे। केवल 15, 16, 19, 29, 30 केवल किसको मिलेगा, नागरिकों को मिलेगा। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों को दिए जाएंगे, लेकिन ये 5 अधिकार है केवल सिटीजन्स के हैं, याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ स्टेट while against actions of private individual, private individual, while others are available against अवेलेबल ओनली अगेंस्ट, ये लिखो वाले थोड़ा सा, ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शंस ऑफ, इसको भी थोड़ा ठीक करो, बोथ समझो इस चीज को। इनमें से कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो कि किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है। और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। उन फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल आप किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, बाकी अपने आसपास के फेलो सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो राइट टू, आर्टिकल नंबर 23 की बात कर लो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 की बात कर लो, आर्टिकल नंबर 17 की बात कर लो। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है जो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। और बाकी के जो मोस्टली फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। स्टेट यदि उनका वायोलेशन करता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो। और ये ऐसी चीजें हैं जिनमें वायोलेशन स्टेट के द्वारा भी किया जा सकता है और
किसके द्वारा भी किया जा सकता है, कोई आपका आसपास का व्यक्ति है वो भी आपके इन फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर सकता है। जैसे इसको समझो, आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, मतलब कि अनटचेबिलिटी का यदि ट्रीटमेंट आपके साथ किया जा रहा है, अनटचेबल आपको माना जा रहा है, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब छुआछूत, अभी हम यदि अपने इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे संविधान में सब लोग बराबर हैं, छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह फिर भी इसको फॉलो किया जाता है। तो यदि ऐसा फॉलो किया जा रहा है, आपके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है, अनटचेबिलिटी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो कि देखो इस व्यक्ति ने ऐसा किया है और इसके ऐसा करने की वजह से मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। तो ये क्या है, वो व्यक्ति प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप आर्टिकल नंबर 17 का इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि स्टेट की कोई एजेंसी या फिर स्टेट का कोई व्यक्ति, जैसे पुलिस है, पुलिस किसको डिनोट करती है, स्टेट को डिनोट करती है, राज्य का ही एक अंग है, ठीक है। तो उसने आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया है तो भी आप कोर्ट के पास जा सकते हो, मतलब स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल, निजी व्यक्ति, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों के खिलाफ अवेलेबल है कुछ फंडामेंटल राइट्स, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो ओनली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 है, समानता का अधिकार, कि सभी के साथ समानता का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये किसका वो है, ये किसके अगेंस्ट हमें उपलब्ध है, राज्य के अगेंस्ट, कि राज्य क्या करेगा, सभी के साथ समानता का ट्रीटमेंट करेगा, राज्य अपने सभी लोगों को समान रूप से समान मानेगा, ठीक है, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और किस आधार पर नहीं करेगा वो सारे आधार भी उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 हो गया, 15 हो गया, ये किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ हमें मिले हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनको क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा इनको अमेंड किया जा सकता है। देखो इसका तो हिंदी लिख लोगे ना, राज्य और निजी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है कुछ तो, और कुछ केवल राज्य के खिलाफ उपलब्ध है, ठीक है। इसकी हिंदी लिख लेना, दे कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये क्या कर किए जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं, ठीक है, संशोधित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, संसद द्वारा, संसद द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो फंडामेंटल राइट बन गया है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमने देखा संपत्ति का अधिकार भी बदला गया था, बाकी अधिकारों में भी चेंज किया जा सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा भी नीड पार्लियामेंट को लगता है, पार्लियामेंट ही इसमें चेंज कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें चेंज नहीं करेगी, ये याद रखना है। राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधायिकाएं हैं, फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती, फंडामेंटल राइट्स को केवल पार्लियामेंट द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, सॉरी, कोर्ट ऑफ लॉ, ये क्या करवाए जा सकते हैं, लागू करवाए जा सकते हैं, लागू करवाए जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर लागू करवाए जा सकते हैं, कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं। कोर्ट में लागू करवाए जाएंगे तो कोर्ट में कहाँ पे जाओगे आप, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी फंडामेंटल राइट का यदि वायोलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको लागू करवा सकते हो, इनको एनफोर्स करवा सकते हो, वाद कर सकते हो, जस्टिसिएबल है, एनफोर्सेबल है, ठीक है, वाद योग्य है और लागू करवाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत ये काम करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये काम करता है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोल सकते हो कि दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान ने इनकी क्या दी हुई है, गारंटी दी हुई है, यदि कोई भी फंडामेंटल राइट है आपका वायलेट होता है तो आपके संविधान में एनफ प्रावधान है कि वो फंडामेंटल राइट्स क्या है, एनफोर्स करवाए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो,
ओह, back करो। नेक्स्ट देखो, some are positive, some are positive while some are negative in character, negative in, कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार प्रकृति में क्या है, सकारात्मक हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रकृति में क्या है, सकारात्मक है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रकृति में क्या है, नकारात्मक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको क्या किया जाएगा, बोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आप जो भी अपने विचार हैं उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हो, ठीक है। आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आपको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या है, सारी चीजें अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आजीविका का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आपको अधिकार दे रहे हैं। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं जैसा कोई चीज आ रही है क्या, आपका क्या है, आप जो भी चाहे बोल सकते हो, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो, आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कोई भी धर्म मान सकते हो और किसी भी धार्मिक बिलीफ को फॉलो कर सकते हो, आप अपने आजीविका कमा सकते हो, अपने जीवन को जी सकते हो, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर वाले राइट है, जिसमें आपको कुछ करने की आजादी दी जा रही है, ठीक है। कुछ करने की आजादी, कुछ करने की आजादी इसके अंदर आपको मिल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव सारी चीजें दिखेंगी। इसमें क्या किया गया है, ये नेचर में कैसे होता है, निषेधात्मक होते हैं, निषेधात्मक। जैसे अभी हमने क्या किया था, आर्टिकल नंबर, जैसे इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर किसकी बात की हमने, कि आप बोल सकते हो, आर्टिकल नंबर 19 की बात की, आर्टिकल नंबर 21 की बात की, आर्टिकल नंबर 25 की बात की। ये सब क्या है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा कि 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ करने की आजादी आपको दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना करने की बात की जा रही है, ठीक है। कि इसमें क्या बोला गया, जैसे आर्टिकल नंबर 17 कि छुआछूत, छूत का निषेध, मतलब कि छुआछूत को फॉलो नहीं किया जाएगा, छुआछूत या फिर अनटचेबिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ, यदि किया जाता है तो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होगा और आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो छुआछूत का निषेध हो गया, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ कार्य करने के लिए मना किया जा रहा है, कि आपको अनटचेबिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 23 की बात कर लो, तो आर्टिकल नंबर 23 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 23 कह रहा है कि आपको मानव दुर्व्यापार या फिर मानव तस्करी, एक एग्जाम्पल ही डिस्कस करें हम उसका, कि मानव तस्करी का निषेध, कि आपको मनुष्यों का व्यापार नहीं करना, मानव तस्करी नहीं करनी, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को निषेध करता है आर्टिकल नंबर 23। तो इसमें कुछ काम करने के लिए आपको मना किया जा रहा है, ना कि आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ काम करने को प्रेरित किया जा रहा है, तो इसलिए इनका कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इनका कैरेक्टर नेगेटिव है, निषेधात्मक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ काम करने से रोका जा रहा है, ठीक है। जो गलत काम है वो करने से आपको रोका जा रहा है। ये कुछ क्या हो गया, सम आर पॉजिटिव वाइल सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद यदि हम एक चीज और देखें कि दीज राइट्स कैन बी, these rights can be suspended during the national emergency except आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ठीक है। ये अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, कब, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात के समय इन अधिकारों को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। बस दो अधिकारों को छोड़कर, आर्टिकल नंबर 20 और 21। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, आगे जाकर जब हम आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो कि किसी बाह्य कंट्री से युद्ध के चलते, वॉर के चलते, या फिर हमारे
कंट्री में ही कोई इंटरनल क्या हो गया, अनरेस्ट हो गया, उसके चलते, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गई, कुछ लोगों ने हथियार उठा लिया और राज्य के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो इस तरीके की यदि कोई चीज होती है, और यदि बाह्य कंट्री से, जैसे पाकिस्तान से हमारा वॉर छिड़ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके की यदि सिचुएशन है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तब आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पर भी दो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 किसकी बात करता है, जीवन के अधिकार की। आपका जीवन ही छीन लेंगे तो फिर क्या बचा, है ना। तो आर्टिकल नंबर 21 नहीं सस्पेंड किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 20 जो कि आपका क्या है, गिरफ्तारी की दशा में आपको कुछ कुछ क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपके पास कुछ प्रोटेक्शन है कि आप डबल बार आपको एक ही क्राइम के लिए डबल सजा नहीं सुनाई जाएगी, या फिर आपको क्या है, गिरफ्तारी का रीजन बताना पड़ेगा आपको। इस तरीके की कुछ कुछ क्या है राइट्स आपके आर्टिकल नंबर 20 में दिए गए हैं। तो वो जब आप नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आपके साथ यदि कुछ ऐसा काम हो भी रहा है तो भी आपके पास ये राइट्स अवेलेबल रहें जिससे आप क्या है, गिरफ्तारी की दशा में बच सको। तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, बाकी सारे आर्टिकल्स किसके टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक वाले ये हैं। बाकी आर्टिकल नंबर 33, 34 और 35 ये भी आपको पढ़ने हैं, वो हम आर्टिकल्स के रूप में पढ़ लेंगे, उसको हम विशेषताओं के रूप में नहीं पढ़ रहे, उसको हम किसके रूप में पढ़ लेंगे, आर्टिकल्स के रूप में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना। चार, ठीक है। अब इन विशेषताओं से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास बनकर आता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें से पूछे जा सकते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। तो आपको लिखना है हाँ ना, हाँ या ना दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन। क्या फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं, एनफोर्स किए जा सकते हैं। हमने पिछले वाला देखा जो चैप्टर प्रियम्बल था, प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं किया जा सकता, प्रियम्बल को कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं किया जा सकता, उसके आर्टिकल्स को लेकर, उसके जो प्रावधान है उसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के जितने भी प्रोविजन है लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप क्या बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इनकी गारंटी देता है, इनकी रक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा सम आर पॉजिटिव वाइल अदर्स आर नेगेटिव, कुछ सकारात्मक है कुछ नकारात्मक है, कुछ निलंबित किए जा सकते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं निलंबित किए जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 20-21 को छोड़ के राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा दे कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा यदि ज़रूरत लगे तो इनको निलंबित किया जा सकता है, बेसिक फीचर्स को छोड़कर। बेसिक फीचर्स का सिद्धांत हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कुछ ऐसे क्या होते हैं, तत्व होते हैं जो संविधान की मूल संरचना बनाते हैं। तो संविधान की मूल संरचना परिवर्तित ना हो बस, बाकी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड हम कर सकते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ये काम किया जा सकता है, ठीक है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट बोथ वाइल अगर अदर्स आर अवेलेबल अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट स्टेट, कुछ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ अवेलेबल है, दोनों के खिलाफ उपलब्ध है, और कुछ केवल और केवल राज्य के खिलाफ उपलब्ध है। जो दोनों के खिलाफ उपलब्ध है उसमें हमने कुछ एग्जांपल देखे 17, 23, 24, ठीक है। आगे जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में ये चीजें समझ में आएंगी। कुछ केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, कुछ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सिटीजन्स के लिए जो अवेलेबल है केवल भारत के नागरिक जो हैं उन्हीं को मिलेंगे, वो है 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। और कुछ जो बाकी के जो अलावा, इनके अलावा जो बच गए 12, 13, 12, 13 में तो चलो आर्टिकल है ही नहीं, 14 हो गया, ठीक है। 14 के बाद हो गया 18 हो गया, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 हो गया। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो किसको अवेलेबल है, सिटीजन और स्टेट दोनों को, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कोई भी पूर्ण नहीं होता, वो क्या होता है, क्वालिफाइड होते हैं, सीमित होते हैं, उन पर प्रतिबंध समय क्या है, लगाया जा सकता है। प्रतिबंध हर आर्टिकल जब लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 19 लिखा तो 19 के साथ साथ उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी वहीं पे लिखी गई है जिसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी, और ठीक है, कुछ कुछ फंड विशेषताएं आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि
जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में वर्णित मूल अधिकार भारत के नागरिक और विदेशी व्यक्तियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, दोनों को मिले हुए हैं ये अधिकार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाकी सारी विशेषताएं हमने लिखी ली। स्लाइड्स में आपको ये विशेषताएं नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर ये पॉइंटर छूट गया था, रह गया था, जो मैंने आपको लिख कर समझाया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे जाकर हमें क्या पढ़ना है, आगे जाकर हमें आर्टिकल एक एक करके डिस्कस करना है, जो कि क्या है हमारा आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये आर्टिकल्स जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए थोड़ा डिटेल्ड है। ठीक है, लेकिन ये डिटेल आपको इसलिए दी गई है कि आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। देखो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना तो वो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम नहीं होना चाहिए। पॉलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने भी प्रीवियस ईयर में देखे होंगे कि अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जाने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं आ रहा कि फंडामेंटल राइट बताओ कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, गए वो जमाने। तो स्टैंडर्ड जिस हिसाब से आ रहा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो उस हिसाब से स्लाइड्स बनाई गई हैं। बाकी जो इनमें से इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट है वो तो हम लिखकर डिस्कस करेंगे ही। बाकी चीजें आपके लिए यहाँ लिखी गई है, मैं इस स्लाइड में से आपको समझा दूंगी। आप इस स्लाइड को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और बाकी जो नोट्स फॉर्मेट में आपको जो चीज पढ़नी है वो हम जो यहाँ पे नीचे लिख कर पढ़ते हैं वो, या फिर आप जो मेरा लिखा हुआ है वो, उसमें से चीजें देख सकते हो। बाकी डिटेल्ड चीजें आपके लिए यहाँ पे हमेशा लिखी रहेंगी। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको क्लियर करना है, आप सीधे जाके नोट्स को खोलो, उसमें आपको सारी चीजें एक एक लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन इनका लोड नहीं लेना कि इतना सारा लिखा हुआ है तो क्या हमको इतना सारा पढ़ना है। बल्कि आप देखो इसमें पढ़ोगे ना, आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा, इतना पढ़ के भी शायद आपका काम चल जाए, क्योंकि कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीजें आती है, हो सकता है वो चीजें आपसे ना पूछी जाए, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैं आपको ये बता के नहीं छोड़ सकती कि आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीजें आती हैं उसे भी हमको देखना पड़ेगा, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगी। चीजें आपके सामने लिखी भी हुई हैं, मैं भी लिखकर आपको बताऊंगी। और आपको क्या करना है फिर उसके बाद, जो नोट्स फॉर्मेट में चीजें लिखी हुई हैं उनसे चीजों को फटाफट रिवाइज कर लेना है। यदि आपको कभी भी डिटेल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप आके इन स्लाइड्स पर वापस से आ सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, नोट्स फॉर्मेट में आपके लिए पूरी स्लाइड्स तैयार की गई हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपको देखो एक एक जो चीज हमको डिस्कस करनी है, मैं सोच रही हूँ डिस्कस कर लें या फिर कल की क्लास से करें। एक सेकंड रुको। चलो ऐसा करते हैं कि डिटेल्स तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 भी कंप्लीट ना हो पाए शायद। ठीक है, कुछ एक आधी चीज़ें आप लोग और लिख सकते हो, जो क्या है, जो हम अगली, मैं आपको बोल रही थी कि अगली क्लास में आपको बताऊंगी, वो चीज़ें आप और लिख सकते हो। बाकी क्या है, आर्टिकल मतलब कि विशेषता नंबर 9 जो मैं आपको बता रही थी ना, 33, 34, 35, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को भी हम क्या कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी की क्लास में क्या है, थोड़ा सा टाइम है फंडामेंटल राइट्स का। एक सेकेंड, ठीक है। पार्लियामेंट कैन restrict or abrogate the application of
these rights on certain armed forces, एक सेकेंड, armed forces paramilitary forces, पुलिस एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 33 में लिखा गया है। इसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 34 क्या बताता है। आर्टिकल नंबर 34 बात करता है कि मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया देन, इनको समझेंगे अभी, ठीक है, पार्लियामेंट, और मे बी नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, अभी के लिए आप लिख लो इनको, ठीक है। पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दीज राइट्स। ये क्या दिखा गया है? आर्टिकल नंबर 34। इसके अलावा एक जो आर्टिकल नंबर 35 बच जाता है हमारा, वो देख लो। ओनली पार्लियामेंट इज allowed to make amendments इन दी फंडामेंटल राइट्स। यदि शॉर्ट में हम इसको लिखे तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 35। जो कुछ सर्टेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे रॉ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज है, पुलिस में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ परिस्थितियों में रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कोई इंटेलिजेंस फोर्स का आदमी है, वो क्या कहे कि मैं तो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना चाहूंगा और इंटेलिजेंस की जो सारी सूचनाएं हैं बाहरी देश को दे दे, ठीक है, किसी दुश्मन देश को दे दें, तो फिर क्या होगा? इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को कुछ कुछ टाइम पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इस तरीके से मार्शल लॉ यदि किसी जगह पे लागू है, मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून कहीं पे लागू है, मार्शल लॉ के बारे में हम आगे समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यदि किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू है तो वहां पे शासन व्यवस्था किसके हाथ में आ जाती है? सेना के हाथ में आ जाती है। तो उस एरिया में भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 34 में बोला गया है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 35 जो कहता है कि पार्लियामेंट ही केवल फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है और किसी के पास ये राइट नहीं है। तो ये सारी भी विशेषताएं हमने देख ली। बाकी इसको हम आगे जाके फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, तब इनको भी हम पढ़ेंगे। हमने 12 से लेकर 35 तक देखा ना, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो इन आर्टिकल्स को भी उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है? आर्टिकल नंबर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकारों की विशेषताओं को देखा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छे से क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।